हेलो तो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल राज नेट पॉइंट पर। जैसा कि अभी आप सभी को मालूम है कि पटवारी की वैकेंसी का नोटिफिकेशन आज से लगभग 8 से 10 दिन पहले रिलीज़ हो चुका है, लेकिन आप सोच रहे होंगे कि मैंने अभी तक ये नोटिफिकेशन का वीडियो बनाकर क्यों नहीं डाला है। उसका रीज़न ये था कि इसमें वैकेंसियाँ काफ़ी कम थी, जो कि कल इंक्रीज़ कर दी गई हैं, यानी बढ़ा दी गई हैं। पहले कुछ 2700 के कुछ लगभग वैकेंसियाँ थीं, अब इसकी वैकेंसियाँ बढ़ाकर आपकी 6755 कर दी गई हैं। तो आज इन सभी वैकेंसियों के बारे में मैं आपको काफ़ी जानकारी देने वाला हूँ। जैसे कि वैकेंसी की आपकी लास्ट डेट कब रहेगी, क्या इसकी क्या कहते हैं एलिजिबिलिटी रहेगी, क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए आपको, और सबसे मेन चीज़ क्या है कि अभी सबके दिमाग में ये लगा हुआ है कि इसमें CPCT कंपलसरी कर दिया गया है। तो वो कंपलसरी अभी आपके पास पास आउट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ठीक है। और आपकी एज लिमिट क्या रहेगी, ये सारी जानकारी मैं आपको अभी वीडियो के द्वारा देने वाला हूँ, तो वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहें। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि अभी मैं पटवारी की वैकेंसी के नोटिफिकेशन के बारे में आपको जानकारी देने वाला हूं। इसके साथ ही साथ में मैं आज आपको एक इन्फॉर्मेशन और देने वाला हूं, जो कि मैंने क्या है पटवारी का नोटिफिकेशन पढ़ते टाइम उसमें एक चीज़ देखी गई थी, जो उन्होंने चेंजेसमेंट किया है आपका, कि अभी तक जो अपना फॉर्म था वो आपका PV प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के थ्रू भरा जाता था, लेकिन अब इन्होंने क्या किया है, इसका नाम चेंज फिर से कर दिया गया। यानी सबसे पहले इसका नाम था व्यापम के थ्रू फॉर्म भरे जाते थे, तब उसका नाम चेंज करके क्या रखा गया था, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड। अब इसका दोबारा से नाम चेंज कर दिया गया, जो आपका लगभग जनवरी से इफेक्टिव रहेगा। और जैसा कि जो अभी इसका जो नाम चेंज हुआ है वो प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड से आपका कर दिया गया MP एम्प्लॉयमेंट सिलेक्शन बोर्ड भोपाल। लेकिन अभी जो इनकी वेबसाइट रहेगी वो प्रेजेंट में वेबसाइट PV प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड से ही ओपन हो रही है। अभी वेबसाइट पर कोई चेंजेसमेंट नहीं है, सिर्फ इसका बोर्ड का नाम चेंज किया गया है, तो आप उससे बेफिक्र रहें। हाँ, तो अब अपन इसमें बात कर लेते हैं कि इसमें वैकेंसियाँ कौन कौन सी वैकेंसियाँ आई हैं और इनकी क्या डेट रहेगी और कब से क्या फॉर्म भरे जाएंगे, ये सारी जानकारी मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। जैसा कि आप कंप्यूटर स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इसमें जो दे रखी है, जो आपकी एग्जाम डेट स्टार्ट, तो जो इसका फॉर्म फिलअप करने की जो डेट रहेगी वो आपकी 5 जनवरी 2023 से लेके 19 जनवरी 2023 तक रहेगी। इसके बाद भी अगर फॉर्म फिलअप करने के बाद भी अगर आपका इसमें कोई गलती हो जाती है, कोई मिस्टेक हो जाती है, तो आपको उसको सही करने के लिए टाइम दिया जाएगा 5 जनवरी 2023 से लेके आपका 24 जनवरी 2023 तक आपको इसमें करेक्शन का टाइम दिया जाएगा। अब इन्होंने क्या किया कि जो इसकी एग्जाम डेट निर्धारित की है वो आपकी 15 मार्च से स्टार्ट होंगे, यानी 15 मार्च 2023 से आपके लगभग एग्जाम होना स्टार्ट हो जाएंगे, और ये लास्ट तक जब तक चलेंगे जब तक टोटल एग्जाम ना हो जाए, ठीक है। अब अपन बात करते हैं इसमें सभी कैंडिडेट के लिए जो फीस रखी है वो क्या रखी है। तो इसमें क्या रखा है, इन्होंने अनारक्षित वर्गों के लिए जो फीस रखी है वो 500 रुपये रखी गई है, और आपके SC ST OBC इन सभी के लिए फीस रखी गई है आपकी 250 रुपये। और साथ ही साथ 250 रुपये और 500 रुपये के साथ में आप जब भी फॉर्म भरने जाएंगे तो आपको MP ऑनलाइन कियोस्क सेंटर पर जाके फॉर्म फिलअप करना होगा। वहाँ पर आपको 60 रुपये एक्स्ट्रा पे करना होगा, यानी कि आपकी टोटल फीस हो जाएगी जनरल कैटेगरी के लिए 560 रुपये, SC ST OBC के लिए रहेगी ये आपकी 320 रुपये। तो आप इस चीज़ से बिल्कुल बेफिक्र रहें कि आपका फीस ज़्यादा ले रहा है कोई सेंटर वाला, ऐसा नहीं है। जो फिर उसका चार्जेबल होगा वही फीस आपसे ली जाएगी। और जो आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होगा वो 15 मार्च 2023 से स्टार्ट होगा, और जो आपका 2 पालियों में एग्ज़ाम होगा और लगभग 3 घंटे का आपका एग्ज़ाम होगा। हाँ, जैसा कि मैंने अभी बताया कि आपका एग्ज़ाम लगभग 3 घंटे का होने वाला है। इसके सिलेबस में अभी कुछ चेंजेस किए गए हैं, यानी कि आप बहुत से लोग डर रहे हैं कि एकदम से पूरा सिलेबस चेंज कर दिया है, तो ऐसा नहीं है। आपका सिलेबस चेंज जरूर हुआ है, लेकिन ज़्यादा सिलेबस चेंज नहीं हुआ है। जैसा सिलेबस आपका पहले था उसमें से थोड़े से बदलाव किए गए हैं, जैसे पंचायती राज हटा दिया गया, उसकी जगह मैनेजमेंट या प्रबंधन डाल दिया गया। इसके अलावा उसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं हुआ है, उसकी जानकारी भी मैं आपको दे देता हूँ। जैसे कि अभी मैं बता रहा हूँ आपको, आगे वीडियो पर के लास्ट तक जरूर बने रहना, मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ उसमें। हाँ, तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जो उसका एग्ज़ाम का सिलेबस रहेगा उसमें कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं किया गया। अभी जो इसमें दिया गया है एग्ज़ाम आपका, वो मैं बता देता हूँ। 2 पार्ट में आपका एग्ज़ाम होगा, 200 नंबर का पेपर होगा, यानी 2 पेपर होने वाले हैं 1.5 घंटे के आपके, यानी 3 घंटे का टोटल आपका एग्ज़ाम होगा। तो पहला आपका जो 2 पार्ट में एग्ज़ाम होगा वो फर्स्ट पार्ट में आपका आएगा सामान्य विज्ञान। अब सामान्य विज्ञान आपका जो आएगा, आपने अलग से तो कुछ है नहीं, अभी तक आप पढ़ते आए हैं। सामान्य हिंदी आएगा आपका, सामान्य अंग्रेजी आएगा, सामान्य गणित आएगा। ये आपके कुछ अलग से सब्जेक्ट नहीं है, बस ये है कि थोड़ा चेंजेस किया गया है इसमें।
तो आप उससे बेफिक्र रहें और डरने की कोई भी बात नहीं है इसमें। अब इसमें आता है आपका रीजनिंग। अब रीजनिंग तो आप और भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे तो उसमें कुछ अलग तो है नहीं। रीजनिंग आपकी जो अभी तक आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें जो आ रही थी रीजनिंग, उसी को आप दोबारा से रिवाइज कर लीजिए। और इसके बाद आपका जो आता है इसमें वो आता है आपका सामान्य कंप्यूटर ज्ञान। मेन जो चेंजमेंट किया गया है वो आपका सामान्य प्रबंधन किया गया है, यानी पंचायती राज को हटाकर आपका सामान्य प्रबंधन डाला गया है। इसके अलावा इसमें कुछ भी ज़्यादा चेंजमेंट नहीं है, इसलिए आप इससे बिल्कुल ना घबराएं और आप बेफिक्र होकर इसकी तैयारी करें। अभी आपके पास 4 महीने का टाइम है, यानी 4 महीने में अगर आप एक एक सब्जेक्ट को अगर 1 महीना भी दोगे ना तो बहुत अच्छी आसानी से आप इसका तैयारी कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि इसकी जो एज लिमिट की कैलकुलेशन रहेगी वो आपकी 1 जनवरी 2023 तक रहेगी, और जिसकी जो एज लिमिट रहेगी वो 18 से 40 साल तक रहेगी। और जो 5 साल की छूट मिलेगी वो आपको SC, ST, OBC, शासकीय कर्मचारी, नगर सैनिक या जो भी कोई कैंडिडेट हैं जो एज रिलैक्सेशन के क्राइटेरिया को पूरा करते हैं उनको 5 ईयर की मैक्सिमम छूट दी जाएगी, यानी उनके लिए एज लिमिट हो जाएगी 18 से 45 साल। और जैसा कि जो अभी आप लोगों के दिमाग में एक बात और रहती है कि आरक्षण इसमें किसको कितना किया दिया गया है, तो इसमें जो आरक्षण दिया गया है ये आपका अनुसूचित जनजाति के लिए 20% आरक्षण रहेगा, अनुसूचित जाति के लिए आपका 16% आरक्षण रहेगा, वहीं अन्य पिछड़ा वर्ग यानी OBC वर्ग के लिए आपका 27% आरक्षण रहेगा। और जो EWS वर्ग के लोग रहते हैं उन यानी जनरल कैटेगरी से हैं और उन्होंने EWS बनवा के रखा है, उनके लिए 10% का आरक्षण इसमें निर्धारित किया गया है। हाँ, तो अभी अपन जैसे बात कर रहे थे इसकी शैक्षणिक योग्यता की, तो शैक्षणिक योग्यता में सिर्फ आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, एनी स्ट्रीम चलेगा आपका। आपने चाहे टेक्निकल कोर्स किया हो या नॉन टेक्निकल कोर्स किया हो, इंजीनियरिंग की हो, BSc की हो, BA किया हो, BCom किया हो, आपने किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन किया हो, आपका सभी एलिजिबल रहेंगे। और इस चीज़ को आप बिल्कुल दिमाग से निकाल दें कि आपका कि BSc किया है आपने या इंजीनियरिंग किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो। आपके पास एनी स्ट्रीम से डिग्री होना चाहिए सिर्फ ग्रेजुएशन की। और जो इसके लिए योग्यता दी गई है जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ग्रेजुएशन होना चाहिए, एनी स्ट्रीम से होना चाहिए। आप कंप्यूटर स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि इसमें ये दे रखा है कि पटवारी चयन परीक्षा हेतु CPCT स्कोर कार्ड हिंदी टाइपिंग एवं कंप्यूटर दक्षता सहित उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। तथापि CPCT परीक्षा उत्तीर्ण न होने पर चयनित अभ्यर्थियों को परीक्षा नियुक्ति के पश्चात 3 वर्ष के अंदर CPCT उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा, अन्यथा इनकी नियुक्ति निरस्त कर दी जाएगी, जो कि इसमें दिया हुआ है। आप खुद देख सकते हैं इस चीज को, यानी 3 साल में आपको CPCT क्लियर करके उसको लगाना है, अदरवाइज आपकी ज्वाइनिंग निरस्त कर दी जाएगी, यानी नियुक्ति निरस्त कर दी जाएगी। इस चीज का विशेष ध्यान रखें। अभी आपको सिर्फ अपने एग्जाम की तैयारी पर फोकस रखना है। 4 महीने का टाइम रह गया है, 4 महीने आप उसकी जी तोड़ मेहनत कीजिए और क्वालिफाई कीजिए, क्योंकि काफी वैकेंसियां निकली हुई हैं और सभी में पैटर्न एग्जाम सबका सेम ही आएगा, थोड़ा बहुत ही डिफरेंट है। तो आप अभी जैसे आबकारी विभाग की निकली है, आपकी MP पुलिस कांस्टेबल की 7000 वैकेंसियां आने वाली हैं, अभी आपकी जो पटवारी की निकली हुई है वैकेंसी, और जेल पुलिस की भी वैकेंसी आ गई है, तो सबका सिलेबस लगभग एक बराबर ही है। तो आप एक बार पूरी तरह से इसको कोशिश सिर्फ एक ही चीज पर करें कि आपको सिर्फ अभी एग्जाम क्वालिफाई करना है। CPCT चाहिए वो बाद की बात है, आप पहले ज्वाइनिंग तो ले लो, ज्वाइनिंग के बाद अपन CPCT भी कर लेंगे। उसके लिए 3 साल का टाइम दिया जा रहा है, जबकि 3 महीने में हर 3 महीने में CPCT का एग्जाम होता है। आप 3 महीने में एग्जाम दे देंगे, आप 3 साल में क्वालिफाई नहीं कर पाओगे क्या? इतना तो आप कर ही सकते हो यार, जब ज्वाइनिंग लेनी है, सरकारी नौकरी चाहिए तो इतना तो करना ही पड़ेगा। हाँ, और एक चीज और, जैसे अभी आपके दिमाग में एक चीज और चल रही है कि अपने जो MP की जो वैकेंसी पटवारी की निकली है इसमें अदर स्टेट के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, तो उसका मैं आपको स्क्रीन पर एक लाइव दिखा देता हूं कि इसमें इन्होंने साफ कह रखा है कि इसकी एलिजिबिलिटी रखने के लिए, यानी इसकी जो योग्यता रखने वाले व्यक्तियों को भारत का नागरिक होना चाहिए और मध्य प्रदेश का मूल निवास, उसके पास मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है। यानी कि आप इससे ये चीज क्लियर बिल्कुल कर सकते हैं कि अदर स्टेट के कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे, वो इसमें फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है। हाँ, तो अभी अब अपन बात कर लेते हैं पटवारी के लिए जो आपका वेतनमान रहेगा वो कितना रहेगा। तो पटवारी हेतु जो वेतनमान रखा गया है वो 5200 से लेकर आपका 20200 प्लस 21 रुपए ग्रेड पे रहेगा, यानी कि आपका लगभग 25,000 के लगभग 24-25 हजार के समथिंग आपकी सैलरी रहेगी। अभी अब मैं आपको दिखा देता हूं कि पटवारी के लिए जो उन्होंने ओवरऑल वैकेंसियां निकाली हैं वो कितनी हैं टोटल। अभी
तो आपकी जनरल कैटेगरी के लिए जो वैकेंसियाँ रहेंगी वो आपकी 2102 रहेंगी। ईडब्ल्यूएस के लिए आपकी वैकेंसी रहेंगी 566। अनुसूचित जाति एससी के लिए आपकी वैकेंसी रहेंगी 862। अनुसूचित जनजाति के लिए आपकी जो वैकेंसी रहेंगी वो 1722 रहेंगी। वहीं आपका अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए आपकी 1503 वैकेंसियाँ रहेंगी। यानी इन सभी का टोटल मिलाकर आपकी 6755 टोटल वैकेंसियाँ रहेंगी, जो कि आपकी इंक्रीज करने के बाद हो गई हैं पटवारी पद के लिए। इसकी जो जिले वाइज जो वैकेंसियां निकली हैं वो मैं आपको पीडीएफ में दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन करूंगा, आप वहां से भी देख सकते हैं कि किस जिले में किस कैटेगरी से कितनी वैकेंसियां खाली हैं, तो आप उस हिसाब से अपना जिला चॉइस कर लें। ठीक है, तो ये तो बात हो गई अभी वैकेंसी की। तो अब अपन बात कर लेते हैं इसके लिए जो आपकी फॉर्म फिलअप करने के लिए जो क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट रहेंगे वो मैं आपको एक बार बता देता हूं, आप उसको एक बार ध्यान से देख लें। क्या रहता है कि काफ़ी लोग फॉर्म फिलअप करने के लिए जाते हैं और डॉक्यूमेंट ना होने की वजह से उनको वापस आना पड़ता है और फिर दोबारा से उनको जाके फॉर्म फिलअप करवाना होता है। तो सबसे मेन चीज़ है आपका इसमें व्यापम की प्रोफाइल यानी पीवी प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। अगर आपके पास अवेलेबल है तो कोई बात नहीं है, तो आप उसमें करेक्शन करवा के फॉर्म फिलअप करवा सकते हैं। और अगर आपके पास प्रोफाइल पंजीयन नहीं है तो उसका आप प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन करवा लें। उसके लिए आपको जो डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट रहेगी वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको चाहिए 10th की मार्कशीट, यानी 10th की मार्कशीट आपके पास होना अनिवार्य रहता है। क्या रहता है कि 10th की मार्कशीट से आपका डेट ऑफ बर्थ काउंट की जाती है, यानी जो आपकी एज का प्रूफ होता है, यानी एज प्रूफ के लिए आप बर्थ सर्टिफिकेट भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो आप अपनी 10th की मार्कशीट स्कैन करके इसमें लगा सकते हैं। दूसरी चीज में आती है कि आपकी कैटेगरी कौन सी है, यानी जनरल कैटेगरी है तो आपको कोई डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करना है। अगर आपके पास ईडब्ल्यूएस है तो आपको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट इसमें अपलोड करना होगा। और अगर आपकी कैटेगरी ओबीसी है तो आपको ओबीसी का सर्टिफिकेट, एससी है तो एससी का कास्ट सर्टिफिकेट, और एसटी कैटेगरी है तो आपको एसटी कैटेगरी का आपको कास्ट सर्टिफिकेट में अपलोड करना होगा। ये 2-3 डॉक्यूमेंट जो हैं आपके, ये सिर्फ प्रोफाइल पंजीयन में आपके लगने वाले हैं। तो ये डॉक्यूमेंट आप बिल्कुल रेडी रखें और कोशिश करें आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपका ऑनलाइन होना चाहिए। यानी ऑफलाइन वाला जो पुराना जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है वो कई बार रहता है वेरिफिकेशन में आपको दिक्कत आती है। इससे अच्छा है कि आप उसको अभी रिन्यू करवा लें। रिन्यू करवाने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, अभी आप आराम से रिन्यू करवा सकते हैं। काफ़ी समय दिया गया, अभी आप 5 जनवरी से इसके फॉर्म डलना स्टार्ट होंगे। अभी यानी आपके पास 1 महीने का टाइम है, 1 महीने में आपका कास्ट सर्टिफिकेट बिल्कुल आसानी से बन सकता है। ठीक है, और दूसरी चीज जो इसका रजिस्ट्रेशन करने के लिए रहता है एक टेम्पलेट, यानी टेम्पलेट चाहिए। टेम्पलेट पे आपका फोटो लगेगा और फोटो के लिए आप विशेष ध्यान रखें, फोटो आप हमेशा व्हाइट बैकग्राउंड का निकलवाएं, प्लस आपको उसमें फोटो के नीचे अपना नाम प्लस डेट ऑफ फोटो, यानी जिस डेट को आपने फोटो निकलवाया वो भी आपको मेंशन करना है, क्योंकि ये बहुत ही जरूरी है। क्या करते हैं लोग, इस चीज में लापरवाही कर जाते हैं और फोटो पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं और एडिट करवा के ऐसी फोटो लगा देते हैं, तो कई बार उनके फॉर्म रिजेक्ट भी हो जाते हैं। इसलिए आप कोशिश करें कि आप हमेशा बिल्कुल फ्रेश फोटो लगाएं, व्हाइट बैकग्राउंड का फोटो लगाएं और फोटो के नीचे अपना नाम और डेट ऑफ फोटो जरूर लिखवाएं। और व्यापम का यानी पीवी का जो एक टेम्पलेट रहता है जिस पर आपको फोटो पेस्ट करना होता है और फोटो के बगल से आपको साइन करने होते हैं और नीचे के साइड में आपको हैंडराइटिंग लिखनी होती है, यानी आपको वो खुद की ही हैंडराइटिंग लिखना है, अगर आप किसी और से हैंडराइटिंग ना लिखवाएं, क्योंकि जो हैंडराइटिंग आप अभी स्कैन करके यहाँ पर देंगे उसमें लिखेंगे वही आपकी स्कैन होकर लगेगी और वही आपको एग्जाम के टाइम पे लिखना होगा। अगर आपकी हैंडराइटिंग मिसमैच होगी तो आप उसके लिए डिस्क्वालीफाई हो जाएं। तो आप बिल्कुल आलस ना करें और जो हैंडराइटिंग का आपका जो टेम्पलेट दिया जाएगा उसका मैं आपके डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन कर दूंगा, आप वहां से डाउनलोड करके उसको फिलअप करके भी ले जा सकते हैं फॉर्म भरने के लिए। और फॉर्म भरने के लिए आपके पास प्रेजेंट में एक्टिव रोजगार पंजीयन क्रमांक होना चाहिए, यानी आपके पास एक्टिव रोजगार कार्यालय का पंजीयन क्रमांक होना अति आवश्यक है। और दूसरी चीज बिल्कुल ध्यान रखें कि आपके पास जो क्वालिफिकेशन है, यानी आपकी जो ग्रेजुएशन है वो कंप्लीट होना चाहिए। रनिंग वालों का बिल्कुल साफ साफ कहा गया है कि रनिंग वाले इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो के लिए अपन फिर दोबारा से मिलेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्या है दोस्तों, अभी आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो इससे चैनल में भी काफ़ी बदलाव मैं जो करना चाह रहा हूँ वो नहीं कर पा रहा हूँ। इससे अच्छा है कि आप थोड़ा सा इसमें सहयोग करें, अपना सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों को जरूर शेयर करें। इसमें जो भी मैं आपको जानकारी दूंगा बिल्कुल आपको एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन दूंगा, आप उससे बेफिक्र रहिए, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप फॉर्म फिलअप करवा सकते हैं। अगर फॉर्म फिलअप करने में भी अगर आपको कोई समस्या आती है
तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको हर तरह से कोशिश करूंगा, आपको हर तरह से आपकी हेल्प करूंगा। आप उससे बेफिक्र रहें, क्योंकि मेरा खुद का साइबर कैफे है, तो मैं साइबर कैफे भी चलाता हूं। तो अगर आपको फॉर्म भरने में किसी भी तरह की कोई भी समस्या आ रही है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। जय हिंद दोस्तों।